हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस लॉ का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे, कह रहे थे मैम बिजनेस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दीजिए ताकि हम लोगों के एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। तो आप लोगों के कमेंट को देखते हुए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का क्वेश्चन है अनुबंध के अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार के बारे में हम लोग समझेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अनुबंध क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सरल भाषा में बता दूं अनुबंध क्या होता है। अनुबंध उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए एक साथ उस काम को स्टार्ट करने के लिए दोनों आपसी सहमति के साथ में दोनों मिलकर काम करने के लिए एग्री होते हैं, तो उसे ही अनुबंध यानी कि इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो यहाँ अनुबंध का मीनिंग को बताया गया है जनरल भाषा में कि सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले वैध ठहराव को ही अनुबंध कहते हैं। यानी कि यहाँ यह बताया गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपसी सहमति से एक वैध यानी कि लीगल एग्रीमेंट करते हैं उसे ही अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, एग्रीमेंट दोनों के बीच में करवा लिया जाता है कि बाद में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। यानी कि अगर कोई बिजनेस दोनों मिलकर कर रहा है और बाद में एक पक्ष अपने दायित्व से मुकर जाता है या फिर किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे वो लेना नहीं चाहता है, अगर हानि होता है तो वो बदल जाता है, तो इस तरह के कंडीशन में एग्रीमेंट करवाया जाता है दोनों के बीच में, तो इसे ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है यानी कि अनुबंध कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में क्या बताया गया है, प्रत्येक ऐसा ठहराव जो दो पक्षकारों के बीच यानी कि पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व और अधिकार उत्पन्न करता है उसे ही अनुबंध कहा जाता है। यानी कि एग्रीमेंट जब होता है तो वहाँ पे दोनों पक्ष अपनी एग्री यानी कि सहमति देते हैं कि हम ये दोनों मिलकर काम को करेंगे, किसी भी तरह का हानि या लाभ होगा दोनों मिलकर बांटेंगे और बराबर बांटेंगे, तो इस तरह का एग्रीमेंट किया जाता है, तो इसे ही अनुबंध कहते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 एज के अनुसार क्या बताया गया, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो जो भी एग्रीमेंट होता है वो राजनियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर गवर्नमेंट के ये से लीगल होता है, उसे ही राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कहा जाता है। यानी कि कोर्ट के द्वारा उसे मंजूरी दे दी जाती है, उसे ही राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय कहा जाता है। तो आगे अब हम लोग समझेंगे कि अनुबंध की प्रकृति क्या होता है, क्या सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो सभी अनुबंध ठहराव है या सत्य कथन है। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो सभी ठहराव होता है, लेकिन जितने भी ठहराव होते हैं वो अनुबंध नहीं हो सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जो कि एग्रीमेंट तो हो जाता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो आगे हम लोग समझेंगे और भी विस्तार में। तो यह सत्य कथन बताया गया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वे सभी एग्रीमेंट होते हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 2 एज के अनुसार एक ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है अनुबंध कहलाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि केवल वही ठहराव अनुबंध होता है जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय है। यानी कि ये कथन से यानी कि ये जो परिभाषा निकल कर आता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वही ठहराव केवल अनुबंध होता है जो कि कोर्ट के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, लीगल तरीके से जो एग्रीमेंट कर दिया गया है, लिखित तरीके से दोनों हस्ताक्षर कर चुके हैं, तो यही ठहराव होगा।
ठहराव अनुबंध होगा। एक अनुबंध का निर्माण होने से पहले एक ठहराव का होना आवश्यक होता है। यानी कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले दोनों व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट पेपर तैयार कर लिया जाता है। दोनों एग्रीमेंट करते हैं तभी जाके ये वास्तविकता में ये अनुबंध हो पाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं, ज़मीन का कारोबार कर रहे हैं। तो ज़मीन खरीदने से पहले, पैसों का लेन देन करने से पहले दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो व्यक्ति हमें ज़मीन देना चाह रहा है या नहीं। तो अगर दोनों तरफ से आपसी सहमति हो जाता है तभी जाके दोनों खरीदारी करते हैं और पैसों का लेन देन करते हैं। तो पहले एग्रीमेंट होता है ताकि बाद में वो जो बेच रहा है वो किसी तरह का बाद में दावा ना कर सके। अब आगे हम लोग समझेंगे कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि सभी ठहराव जो होता है अनुबंध नहीं होता है। तो अभी मैं बताई कि जितने भी अनुबंध होते हैं वे सभी ठहराव नहीं होते हैं। तो यही बताया गया, सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। सभी ठहराव अनुबंध इसलिए नहीं होता है कि यह कथन सत्य है, क्योंकि केवल वही ठहराव अनुबंध हो सकते हैं जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय हैं। यानी कि वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी ठहराव होता है वो सभी लीगल तरीके से नहीं होता है, तो वो ठहराव नहीं हो पाता है। इसीलिए बताया गया है कि जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय है वे ठहराव, जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते वे ठहराव ही बने रहते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते हैं। यानी कि पूरी तरह से एग्रीमेंट हो जाता है दोनों पक्ष के तहत और कोर्ट के माध्यम से वहाँ पे स्टाम्प लगाया जाता है और दोनों साइन करते हैं पूरी तरह से राजनियम के नियमों का पालन करते हुए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता है, साइन वगैरह नहीं करते हैं, बस ऐसे ही जैसे तैसे करके वो एग्रीमेंट कर लेते हैं अपने में सहमत होके, तो ये ठहराव नहीं कहलाता है। अब यहाँ समझेंगे हम लोग कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं जो कि केवल ठहराव बन के रहता है और अनुबंध नहीं बन पाता है। तो पहला आता है घरेलू या पारिवारिक ठहराव। यानी कि जो घरेलू और पारिवारिक कोई एग्रीमेंट किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी समझ सकते हैं कि दो पति पत्नी हैं। पति चला गया बाहर काम करने के लिए, उससे पत्नी से वादा करके गया कि मैं तुम्हें हर महीने का 15,000 रुपये भेजूंगा, और वो बाद में पैसे भेजने से इनकार कर देता है। तो ये सिर्फ एक दूसरे के बीच में आपसी सहमति हुई, ये कोई किसी तरह का लिखित ठहराव या फिर एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो ये अनुबंध नहीं हुआ, बस ऐसे ही जनरली पारिवारिक कंडीशन था। सेकेंड आता है सामाजिक ठहराव। सामाजिक ठहराव भी उसी टाइप में होता है, राजनीतिक ठहराव आ जाता है। और अनुबंध की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा जो ठहराव किया जाता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बाद में मुकरने लगते हैं अपने हस्ताक्षर करने के बाद भी, तो ये सभी जो होते हैं वो पक्षकारों द्वारा ठहराव नहीं होता। बिना प्रतिफल के ठहराव, यानी कि कोई भी उसका रिजल्ट ना हो तो वो ठहराव नहीं होता है। अवैधानिक प्रतिफल वाले ठहराव, यानी कि इलीगल तरीके से किसी तरह का कोई सहमति प्राप्त कर लेता है तो वो भी ठहराव नहीं होता। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, तो ये सभी जो है जितने भी कंडीशन यहाँ पे अभी हम लोग देखें, ये सभी सिर्फ ठहराव है, अनुबंध नहीं है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि अनुबंधों और ठहराव के क्या प्रकार हैं। तो वैध ठहराव या अनुबंध वे अनुबंध है या वह ठहराव है जिसमें वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण होते हैं। वे सभी ठहराव अनुबंध होते हैं जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर में कि जितने भी अनुबंध होते हैं वो ठहराव हैं जिसमें से वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण जो पाए जाते हैं वे सभी ठहराव अनुबंध में बदल जाते हैं। यानी कि ठहराव जितना भी होता है अगर वो राजनियम के द्वारा पास हो जाता है तो वो अनुबंध में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड आता है व्यर्थ या शून्य ठहराव। यानी कि अनुबंध अधिनियम की धारा 2G के अनुसार जो ठहराव राजनियम के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता वो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। यानी कि राजनियम के द्वारा उसे
पास नहीं किया जाता है तो वो वैध ठहराव नहीं बल्कि वो व्यर्थ ठहराव कहलाएगा। यानी बाद में जो पक्षकार है बाद में मुकर भी सकते हैं अपने दायित्व से, तो इसे ही व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। व्यर्थ ठहराव का वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है एवं इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है व्यर्थ अनुबंध। अभी हम लोग पढ़े कि व्यर्थ या शून्य ठहराव क्या होता है, अब आते हैं व्यर्थ अनुबंध क्या होता है। व्यर्थ अनुबंध की अधिनियम की धारा 2J के अनुसार अनुबंध जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तित होने से रुक जाता है वह व्यर्थ बन जाता है। यानी कि राजनियम के द्वारा परिवर्तित नहीं हो पाता है, रुक जाता है किसी कारणवश, तो वो अनुबंध नहीं हो पाता है, वो ठहराव ही रह जाता है। तो इस तरह से यह अनुबंध बनाने के समय वैध होता है, लेकिन बाद में ये परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण व्यर्थ हो जाता है। किसी कारणवश अगर किसी तरह कोई कमी पाई जाती है तो ये व्यर्थ में बदल जाता है समय के अनुसार। नेक्स्ट आता है व्यर्थनीय और शून्य करणीय अनुबंध। यानी कि व्यर्थ और शून्य को हम लोग पढ़े, अब व्यर्थनीय अनुबंध क्या होता है और शून्य करणीय। तो अनुबंध अधिनियम की धारा 2I के अनुसार, अनुबंध अधिनियम की धारा 2I के अनुसार क्या होता है, वह ठहराव जो एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय होता है लेकिन दूसरे पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक या एक से अधिक पक्षकार जो होते हैं अपने इच्छा के अनुसार से ठहराव कर लेते हैं, लेकिन बाद में जाके वो अपनी इच्छाओं से मुकरने लगते हैं, तो ये व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। या केवल पीड़ित पक्षकार की ही इच्छा को सुन सकता है, तो इसे ही व्यर्थनीय कहा जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझें ये सभी डिफिनेशंस को, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।